हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 38 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और इसमें आज हम पाठ नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जिसकी प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि है, यानी यहां पर मुख्य काम धंधा क्या है? कृषि यानी कि खेती बाड़ी करना। यहां कुछ गैर कृषि क्रियाएं जैसे लघु विनिर्माण समझते हैं ना, जैसे कि टोकरियां बुनने का काम या मिट्टी के बर्तन बनाने का काम या मोमबत्ती बना, जो कि बहुत छोटे स्केल पर किया जा सकता है। परिवहन, दुकानदारी आदि भी की जाती है। यहां कुल 450 परिवार रहते हैं, जिनमें से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। बाकी 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। देखिए यहां पर प्रश्न उठता है, बच्चे कई बार पूछते हैं ये हेक्टेयर क्या होता है? बेटा एक हेक्टेयर में जमीन का टुकड़ा होता है वो 100 बाय 100 का होता है, ठीक है, 100 बाय 100 मीटर का होता है। तो इसलिए अब आप 2 हेक्टेयर समझ गए होंगे कितना होगा। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 अनुसूचित जातियों का है। गांव में ज्यादातर भूमि उच्च जाति के 80 परिवार हैं। तो गांव में ज्यादातर भूमि, यहां पर एक शब्द छूट गया है, ज्यादातर जो भूमि के मालिक हैं ना वो उच्च जाति के 80 परिवार हैं। पालमपुर गांव में शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल भी है। गांव में बिजली की सुविधा के कारण सिंचाई की उचित व्यवस्था है, जिससे कि यहां बहुविध फसल प्रणाली यानी कि एक ही भूमि से एक साल में एक से अधिक फसलें उगाने का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर एक और आपका जो प्रश्न है वो भी हल हो रहा है कि बहुविध फसल प्रणाली कहते किसे हैं, यानी एक ही भूमि पर एक ही साल में अलग अलग फसलें उगाने को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं और इससे फायदा ये होता है कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। फिर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तो नहीं आएगा, जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, लिखने वाला पेपर होगा ना, तब ये प्रश्न 5 अंकों का आता है। तो वस्तु और सेवाओं के जो उत्पादन जब हम करते हैं तो 4 महत्वपूर्ण चीजें जरूरी चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज आदि। दूसरा भौतिक पूंजी, जिसमें स्थायी पूंजी तो क्या होती है? औजार, मशीन और भवन, और कार्यशील पूंजी कच्चा माल और नकद पूंजी ये चाहिए होती है। फिर तीसरी चीज चाहिए श्रम, यानी कि काम करने वाले लोग भी चाहिए किसी भी उत्पादन को करने में, यानी फैक्ट्री लगाने में किसी चीज की। और चौथी चीज है ज्ञान एवं उद्यम यानी कि मानव पूंजी। देखिए अगर ज्ञान और उद्यम नहीं है हमारे अंदर, वो स्किल ही नहीं है, वो कौशल ही नहीं है उस काम को करने का, तो हम कैसे, ये तीनों भी अगर हमारे पास होंगे तो भी हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए। तो अगर मैं इसको सीधी सरल भाषा में कहूं कि यानी अगर आपको फैक्ट्री लगानी है तो इन 4 चीजों की जरूरत आपको पड़ती है। समझ में आया? अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि पालमपुर गांव की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है, यानी प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है बताइए। तो मैंने अभी सबसे पहली लाइन में उसको बताया था, खेती, लघु विनिर्माण, डेयरी या फिर दुकानदारी। सही उत्तर है खेती। मुख्य काम धंधा यहाँ पर खेती है, तो उत्पादन की क्रिया भी खेती ही है। फिर इसके बाद है दूसरा, पालमपुर गांव की शिक्षा की क्या व्यवस्था नहीं, यानी शिक्षा में कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो पालमपुर गांव की शिक्षा में नहीं है। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आपको याद है ना, ऊपर हमने समझा था वहां पर क्या है, एक हाई स्कूल है और 2 प्राथमिक विद्यालय, ऐसे ही समझा था ना हमने, यानी हाई स्कूल भी है और प्राथमिक विद्यालय भी है, लेकिन महाविद्यालय नहीं है ना जी। तो इसका मतलब ये दूसरा ए का उत्तर ए है, ये सही है। फिर है तीसरा प्रश्न, बहुविध फसल प्रणाली का क्या लाभ है? एक साल में एक से अधिक फसल उगा पाना, कम सिंचाई करना, कोई खाद नहीं डालना या फिर कीटनाशक। तो सही उत्तर है बहुविध फसल प्रणाली ए,
एक साल में एक से अधिक फसल। फिर निम्न में से क्या स्थायी पूंजी नहीं है? स्थायी पूंजी तो याद है ना, औजार, विद्यालय, भवन या फिर कच्चा माल। बताओ, इसका सही उत्तर है डी, कच्चा माल स्थायी पूंजी नहीं होता है। ठीक है, ऊपर हमने समझा भी है, औजार, भवन और मशीनें क्या होती हैं, वो स्थायी पूंजी होती हैं। अब निम्न में से क्या कार्यशील पूंजी है? कार्यशील पूंजी मशीन हो सकती है? नहीं, क्योंकि ऊपर हम अभी बता ही रहे हैं। लघु विनिर्माण, ये भी कार्यशील पूंजी नहीं है, भवन भी नहीं है। तो नकद पूंजी जो है वो कार्यशील पूंजी होती है। नकद पूंजी और कच्चा माल, ये दोनों कार्यशील पूंजी होते हैं। फिर प्रश्न नंबर 6, निम्न में से क्या उत्पादन का एक कारक नहीं है? तो उत्पादन के 4 कारक हमने समझे हैं। भूमि पड़ा है, पूंजी भी पड़ा, श्रम भी पड़ा, दुकानदार पड़ा, उत्पादन का कारक नहीं। तो यही उत्तर सही है। ठीक है, फिर मानव पूंजी का क्या अर्थ है? काम करने वाले लोग, ज्ञान एवं उद्यम, कार्यशील पूंजी या भौतिक पूंजी? तो सही उत्तर है बी, ज्ञान एवं उद्यम को हम मानव पूंजी कहते हैं। और ये आखिरी लाइन में हमने अभी समझा भी है। फिर इसके बाद है, पालमपुर में कितने परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं? 240, 450, 150 या फिर 80? सही उत्तर है ए, 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले भूमि के टुकड़े हैं। और 9वां प्रश्न है, मशीन किस प्रकार की पूंजी है? जल्दी बताओ, मैंने ऊपर अभी आपको दोबारा बताया भी है ये वाली चीज। नकद, कार्यशील, स्थायी या अस्थायी? मशीन कैसी पूंजी होती है? सही उत्तर है सी, स्थायी पूंजी होती है। मशीन एक स्थायी पूंजी होती है। फिर दोबारा से बता रहा हूं, मशीन, भवन और औजार स्थायी पूंजी होते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल बनाया है, लवनीश सर की क्लास। वहां से आप उसको, जो लिंक है ना उसका, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से अगर आप हमारे उस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको वीडियोस के सारे लिंक एक साथ मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। अरे भाई, लाइक का बटन ही तो दबाना है, दबा दीजिए। शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।